सबको नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज हम लोग फिर स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हिस्ट्री में जो क्लास 6 का है एनसीईआरटी का, इसमें से पार्ट 1 में हम लोग 40 क्वेश्चन देख चुके थे। आज फिर 40 क्वेश्चन का देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न जेटेट सीटेट में पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी रेलवे का भी तैयारी करते हैं तो भी आपको ये काम आएगा, क्योंकि सारा सिलेक्शन एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है। और चलिए, यदि आप नए लोग हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के बीच आप शेयर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पूरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चन कहता है हड़प्पा की खोज किसने किया। ठीक है, यहाँ जो है हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। दयाराम साहनी, भीष्म साहनी, राखलदास बनर्जी या फिर बुलो इमाम। तो एकदम याद रखिए इसको, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया था दयाराम साहनी किया था। ठीक है, पहला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यानी हड़प्पा के समकालीन कौन सी सभ्यता थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता, मिस्र की या फिर चीन की। तो याद रखिएगा, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हड़प्पा काल का प्रचलित बाट किस पत्थर का निर्मित था, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो बाट का प्रयोग किया जाता था, बटखरा यानी तराजू में तौलने के लिए जो बाट का बटखरा का तैयारी माने किया जाता था प्रयोग, वह किससे निर्मित था। संगमरमर से, चूना पत्थर से या फिर चर्ट पत्थर या फिर चीनी मिट्टी। तो इसका जो था यह चर्ट पत्थर के द्वारा इसका निर्मित था और उसी का प्रयोग किया जाता था बाट के रूप में। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। अभी हम लोग देखे हैं कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था, लेकिन किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा 1927, 1925, 1921 या फिर 1940। तो याद रखिएगा ये होगा इसका आंसर, यानी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया। चलिए, मोहनजोदड़ो की खोज जो है किसने किया। ठीक है, दयाराम साहनी नहीं किया, राखलदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। बुलो इमाम नहीं होगा, यानी इसका आंसर जो होगा दूसरा, राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो सिंध के किस जिले में, यानी अभी जो यहाँ जो वर्तमान किस जिले में है। भागलपुर में नहीं है, पटना में नहीं है, इसका आंसर जो होगा लरकाना होगा। यानी मोहनजोदड़ो जो है सिंध के अभी वर्तमान लरकाना जिला में स्थित है। देवरिया भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल क्या है, यानी अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। अन्नागार नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा बृहद स्नागार। बृहद स्नागार, बहुत बड़ा स्नागार इसका आंसर होगा, जो अब तक का सबसे प्रसिद्ध है। ये चारागाह भी नहीं होगा, कारागार भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में, मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या होता है, यानी यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया का क्या अर्थ होता है। दो झीलों के बीच की भूमि नहीं होगा, दो दर्रों के बीच की भूमि भी नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा दो नदियों के बीच के भूमि। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि। एकदम याद रखिए, रट जाइए। ठीक है, दो सागरों के बीच भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम है, यानी मेसोपोटामिया जो था उसका आधुनिक नाम क्या है। ईरान इसका नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा इराक होगा। यानी इराक, वर्तमान इराक को मेसोपोटामिया उस समय कहा जाता था। अफगानिस्तान भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, यानी बंदरगाह के जो अवशेष मिले हैं किस शहर से मिले हैं। लोथल से, रोपड़ से, कालीबंगा से या फिर धौलावीरा से। तो याद रखिएगा यहाँ इसका जो आंसर होगा लोथल होगा, यानी लोथल से जो शहर है उससे बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं, अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लोथल गुजरात के, यानी जो खाली जगह दिया हुआ है, वर्तमान में किस जिला में स्थित है। लोथल अहमदाबाद, रोपड़, कच्छ या फिर लरकाना। तो याद रखिए इसका आंसर मेरा होगा अहमदाबाद, यानी लोथल गुजरात के वर्तमान अहमदाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, धौलावीरा सभ्यता की खोज किसने किया था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, एकदम रट जाइए कि धौलावीरा सभ्यता की खोज किसने किया था। रंगनाथ राव नहीं किया था, इसका आंसर होगा यगदत्त शर्मा, यानी यगदत्त शर्मा ने धौलावीरा सभ्यता की खोज किया था। गोपाल मजुमदार भी आंसर नहीं होगा, बीके अय्यर भी इसका आंसर नहीं होगा।
ये इसका आंसर होगा जगदत्त शर्मा। क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कौन सी नदी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता जो है विकसित हुई? गंगा यमुना नदी के बीच में नहीं होगा इसका आंसर, सिंधु नदी के किनारे भी नहीं होगा, यानी इसका आंसर होगा दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित हुई थी, नील नदी भी नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में, मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? यानी जो मिट्टी के बर्तन बने थे वो कितने पुराने हैं, इसका निर्धारण कौन सा विधि किया जाता था? कार्बन 14 पद्धति यानी C14 पद्धति, या फिर है ना पोटासियम आर्गन विधि, या फिर ताप संदीप्त विधि, या फिर स्टोर हैमर विधि? तो इसका आंसर होगा C14 पद्धति यानी C14 पद्धति के द्वारा कोई भी मिट्टी का बर्तन कितना पुराना है उससे निर्धारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्न में कौन सा हड़प्पा सभ्यता का नहीं है? यानी कौन सा, जैसे हड़प्पा सभ्यता का कल्चर यहाँ नहीं है। ठीक है। शहरी जीवन ये तो है, चूँकि उसका जो स्टैंडर्ड देख के लगता था वो शहरी था। ग्रामीण जीवन इसका आंसर नहीं होगा। विदेशों का व्यापार और ये सुनियोजित निर्माण, यानी सब तीनों है, यानी पहला भी सही है, यानी उसकी सभ्यता का है। ग्रामीण जीवन यहाँ नहीं, चूँकि जो स्टैंडर्ड बृहत स्नागार या बिल्डिंग का बनावट जो अवशेष मिले हैं, इससे लगता है कि उसमें शहरी जीवन हो सकता है, विदेशों के साथ उसका व्यापार होगा, यानी सुनियोजित ढंग से निर्माण क्या होगा, यानी ग्रामीण जीवन जो है उसकी सभ्यता का यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता का या नहीं मालूम पर होता है। ठीक है, नहीं प्रतीत होता है, यानी इसका आंसर होगा ग्रामीण जीवन। क्वेश्चन नंबर 16 में, रेडियो कार्बन 14 है ना जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि मानी गई है, कब मानी गई है? 2800 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, इसका आंसर नहीं होगा। 3500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है ये कार्बन पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 में, ऋग्वेद काल में वर्ण भेद का आधार क्या था? यानी वर्ण का जो भेद किया जाता था किस आधार पर? जन्म के आधार पर नहीं किया जाता था, इसका आंसर होगा कर्म के आधार पर किया जाता था। विस्तार भी नहीं होगा, ज्ञान भी नहीं होगा, यानी कर्म के आधार पर ऋग्वेदिक काल में जो होता है वर्ण भेद किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 में, ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित कितने सूक्त हैं, यानी कितनी प्रार्थनाएं हैं? 1050 नहीं होगा, 1100 नहीं होगा, 1250 भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1028। अब देखिए ऋग्वेद में, यानी ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नहीं, 10, 4 नहीं, 8 नहीं, यानी इसका आंसर होगा 10 मंडल, यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद की रचना किस ईस्वी में हुई थी? ठीक है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऋग्वेद की जो रचना हुई थी किस ईस्वी में हुई थी, किस तिथि को हुई थी? 1500 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, 1200 ईस्वी पूर्व, या फिर 800 ईस्वी पूर्व? तो याद रखिएगा 1500 ईस्वी पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेदिक काल की शासन व्यवस्था का सबसे छोटा स्तर के प्रधान को क्या कहा जाता था? मुखिया नहीं कहा जाता था, इसको क्या जाता था? कुल्लप। सरदार भी नहीं कहा जाता था, प्रमुख भी नहीं कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं कि संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है? द्रविड़ नहीं होगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भी नहीं होगा, यानी इसका भारोपीय, ये इसका आंसर होगा। यानी जो है संस्कृत जो होता है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, भाग है। आगे देखते हैं 23 में, जिस सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त हुई उसको क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यानी जिस सभ्यता की जानकारी हमको वेद से हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एकदम क्लियर है, वेद से हुई, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए वैदिक सभ्यता। ठीक है, भाषा सभ्यता इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 में, प्राचीन काल में मृत्यु के स्मृति चिन्ह को दर्शाने वाले पत्थर को क्या कहा जाता था? ठीक है, यानी प्राचीन काल में मृत्यु के स्मृति चिन्ह को जो दिखाता था, दर्शाता था, वैसे पत्थर को कहा किया जाता था? मेगालिथ। इसका आंसर फिर लेकोलिथ या फेबोलिथ या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा मेगालिथ कहा जाता था। ठीक है, मेगालिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में, वेदों की कुल कितनी संख्या है? एकदम आसान सा प्रश्न है, 3 इसका नहीं होगा, वेद की संख्या 4 है ना? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, यानी 4 है, बाकी सब क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में,
इनाम गांव किस राज्य में स्थित है, यानी इनाम जो गांव है वर्तमान किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, पंजाब में नहीं है, तो बच गया महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में इमाम गांव अभी स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 27 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारीबाग के समीप प्राचीन मेगालिथ की खोज किसने किया, सुभाषिस दास ने, यगदत्त शर्मा ने, ब्लू इमाम ने, या फिर रंगनाथ राव। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड टेट के लिए। इसका आंसर जो होगा सुभाषिस दास, यानी पहला सुभाषिस दास ने हजारीबाग के समीप प्राचीन मेगालिथ की खोज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में, वेदों से हमें तत्कालिक समाज यानी उस समय का क्या समाज था, लोगों के बारे में जो प्रारंभिक जानकारी भी मिलती है। ठीक है, वेद 4 है, निम्न में से कौन वेद के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए 4 वेद है, तो देखिए ऋग्वेद है, उपनिषद मेरा यहाँ नहीं होगा, सामवेद भी है, अथर्ववेद है, इसलिए मेरा आंसर इसका क्या होगा, उपनिषद होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 29 में, सबसे प्राचीन वेद कौन है, एकदम क्लियर है, सबसे प्राचीन कौन है, ऋग्वेद होगा, सामवेद होगा, यजुर्वेद या अथर्ववेद, आसान है, सबसे प्राचीन होगा ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, पूर्व वैदिक काल की प्रमुख व्यवसाय क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पूर्व वैदिक काल का जो प्रमुख व्यवसाय क्या था, पशुपालन, शिल्प, उद्योग या फिर कृषि। तो इसका आंसर होगा पशुपालन, यानी पूर्व वैदिक काल का सबसे प्रमुख व्यवसाय जो था वह पशुपालन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन समय में राजा के अभिषेक किस यज्ञ द्वारा संपादित होता था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी उस समय जो यज्ञ होता था राजा का अभिषेक करने के लिए, यज्ञ होता था, किसके द्वारा संपादित होता था, वाजपेय यज्ञ नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्या, राजसूय यज्ञ इसका आंसर होगा, यानी अश्वमेध यज्ञ भी नहीं होगा। यानी राजसूय यज्ञ के द्वारा जो होता है प्राचीन समय में राजा का राज्याभिषेक होता था, अभिषेक होता था। क्वेश्चन नंबर 32, प्राचीन समय में उत्तर भारत कितने महाजनपदों में बंटा था, बहुत आसान सा प्रश्न है ये। ठीक है, 20 में नहीं था, 10 में नहीं था, इसका आंसर होगा 16, यानी 16 महाजनपद में जो था बटा हुआ था उस समय। आगे चलते हैं 33 में देखिए, मानव जीवन के 4 आश्रमों का विवरण किस में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम याद रखिए। ठीक है, मानव जीवन के 4 आश्रमों का विवरण किस में मिलता है, कठोपनिषद में, जलोपनिषद में, या फिर जालापलोपनिषद में, या फिर पुराण में। तो इसका आंसर होगा जालापलोपनिषद। ठीक है, आगे चलते हैं 34 में, राजतंत्रीय महाजनपद में राजा का शासन होता था, कैसा था, आनुवंशिक था, सांस्कृतिक था, चयनिक था, या फिर कार्मिक था। तो यहाँ पर एकदम सीधा सीधा याद रख लीजिए, इसका आंसर होगा आनुवंशिक था। आनुवंशिक कहने का मतलब है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था, है ना, उसके पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद फिर उसके पुत्र को वहाँ पर राजा बनाया जाता था, इसी तरह से शासन व्यवस्था थी, यह आनुवंशिक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में, पुरु और भारत को मिलाकर कौन सा जनपद बना था, यानी जो 16 जनपद में बटा हुआ था जिसमें पुरु और भारत को मिलाकर कौन सा जनपद था, कुरु, कौशल, वत्स या फिर अवंती। तो याद रखिएगा, पुरु और भारत को मिलाकर जो था वो कुरु था, वो कुरु जनपद। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है कि वज्जीराज की राजधानी थी, कहाँ पर थी, मगध में, कलिंग में, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र में। तो वज्जीराज की राजधानी उस समय कहाँ पर थी, वो इसका आंसर जो होगा वैशाली होगा, वैशाली वज्जीराज की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 37 में, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ थी, यानी मगध का जो शासक था अजातशत्रु, उसकी राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र नहीं थी, गया भी नहीं था, वैशाली भी नहीं था, तो बच गया राजगृह, और यही में इसका आंसर भी होगा। ठीक है, यानी मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी जो थी राजगृह थी। क्वेश्चन नंबर 38 में, मगध की राजधानी कहाँ थी, ठीक है, मगध की राजधानी कहाँ पर थी, यानी उज्जैन में नहीं थी, इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र, तो जो वर्तमान में जिसको हम लोग पटना कहते हैं, यानी मगध की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी। वैशाली भी इसका आंसर नहीं होगा, तक्षशिला भी नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, मगध, कौशल, वत्स, अवंती किस प्रकार के महाजनपद थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या था, अध्यक्षीय नहीं होगा, गणतंत्रीय नहीं होगा, ये क्या होगा, राजतंत्रीय थे। यानी मगध, कौशल, वत्स, अवंती जो महाजनपद थे ये क्या थे,
राजतंत्रीय, इसका आंसर होगा राजतंत्रीय थे। लास्ट प्रश्न चलते हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होता था, क्यों होता था? सेवा विस्तार के लिए, सीमा विस्तार के लिए, प्रसिद्धि विस्तार के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अश्वमेध यज्ञ जो होता था वो सीमा विस्तार के लिए किया जाता था, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच में शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे और आपका टेट का तैयारी बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें एकदम, और दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके, बाय।